Hello, aspirants. Welcome to this medieval history series and as well as in this Delhi Sultanate era. तो जिसमें हम बात कर रहे थे खलजी डायनेसिटी के बारे में। लास्ट के लेक्चर में अलाउद्दीन खलजी के बारे में स्टार्ट किया था। अब वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट मेनी थिंग्स अबाउट अलाउद्दीन खलजी। एक के बारे में बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली थी एंड वी हैव डिस्कस्ड कि इन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया था गुजरात के ऊपर। गुजरात को एनेक्स करना इन्होंने चाहा था और उसे एनेक्स भी कर लिया था। वो सब चीजें हमने लास्ट के लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इन्होंने राजपूतानास के ऊपर कॉन्क्वेस्ट किया। वो कहाँ कहाँ जगहों पर किया था, वो सभी जगहों के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अलाउद्दीन खलजी को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम बात करने वाले हैं आज कॉन्क्वेस्ट ऑफ राजपूताना के बारे में। तो गुजरात के एनेक्सेशन के बाद इन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया राजपूतानास के ऊपर। सबसे पहले इन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया था रणथंभौर के ऊपर। रणथंभौर रीजन जो है, इसके ऊपर इन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया था। ये हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो रणथंभौर का किला था वो राजस्थान में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट किला माना जाता था। ये जो रणथंभौर में जो किला बना हुआ था, ये राजस्थान का सबसे मजबूत किला माना जाता था। और इसने पहले जो है रणथंभौर के रीजन में जो जो राजपूत हुआ करते थे, उन्होंने जलालुद्दीन खलजी को भी जो है वो चुनौती दी थी। तो ये एक रिलेटेड है जलालुद्दीन खलजी के साथ भी। तो इनका एक रिलेशन जो है जलालुद्दीन खलजी के साथ भी हमें दिखाई देता है। जो कैप्चर था रणथंभौर का, उसे करना जरूरी हो चुका था। रणथंभौर को कैप्चर करना क्यों जरूरी था? क्योंकि जो यहाँ पर उनकी पावर को ब्रेक करना अब जरूरी हो चुका था, क्योंकि उन्होंने पहले खलजी डायनेस्टी को चैलेंज किया। तो अभी उस चैलेंज को जो है यहाँ पर उनको दिखाना पड़ेगा कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। जो खलजी डायनेस्टी है, ये सुल्तान ऐसे ही नहीं बनी है। ये दिल्ली सल्तनत के ऊपर ऐसे ही राज नहीं कर रही है, इसके पास भी पावर है। तो उनको जो है अपनी पावर दिखानी होगी, उनकी पावर को सप्रेस करना होगा। उनको जो है यहाँ पर बताना होगा दैट we here our Rhine is there, we had some power। तो जो सुल्तान है उसके पास भी कोई पावर है। तो रणथंभौर को इसीलिए कैप्चर करना यहाँ पर जरूरी हो चुका था और उनके मनोबल को भी यहाँ पर तोड़ने के लिए रणथंभौर के ऊपर कब्जा करना अब आवश्यक हो चुका था। तो इसी वजह से जो रणथंभौर था, ये अलाउद्दीन खलजी का पहला टारगेट बनता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले खलजीज को जो है चैलेंज कर दिया था। तो चैलेंज जो किया है, अगर आप किसी को चैलेंज कर रहे हो तो वो चैलेंज एक्सेप्ट करना और आपको अपने आप को प्रूव करना भी एक सबसे बड़ा टास्क हो जाता है। तो वो टास्क को इन्होंने किया। इफ somebody is challenging you, then take it in a positive way and prove yourself। तो भी इन्होंने इसी वजह से अपने आप को प्रूव करने के लिए कि हम भी किसी से कम नहीं हैं, हम राजा ऐसे नहीं बने हैं। हम हमारी डायनेसिटी जो है इसी वजह से दिल्ली सल्तनत के ऊपर राज कर रही है। इतना बड़ा जो है हमारा राज भाग है, तो वो इसी वजह से नहीं है कि हम डरते हैं। हमारे पास जो है कोई पावर नहीं है। We had a number of power, we had a lot of power that we can suppress anybody। तो आपके ऊपर कब्जा करना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। तो अपने आप को प्रूव करने के लिए अलाउद्दीन को इसके ऊपर कब्जा करना जरूरी था। तो रणथंभौर जो था, ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट था पूरे राजस्थान में। ये माना जाता है कि जो रणथंभौर है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट था ऑफ राजस्थान। ये राजस्थान का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट माना जाता है। और ये रणथंभौर का जो राजपूत थे, इन्होंने चैलेंज किया था, डिफाइड जलालुद्दीन खलजी अर्लियर, डिफाइड जलालुद्दीन खलजी। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैं पूरा नाम नहीं लिखूंगी। इट इज मेरे लिए ये एक टाइम जो है सेविंग हो जाता है। आप जो है पूरा नाम लिखिएगा, क्योंकि आपके नोट्स जो हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। आप पूरा नाम जो है यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। मेरे पास जो है यहाँ पर मेंशन मैं नहीं कर रही हूँ, टू सेव द टाइम, टाइम सेव करने के लिए। और इसी वजह से जो है रणथंभौर को कैप्चर करना भी जरूरी था। रणथंभौर को कैप्चर करना नेसेसरी था,
ताकि वो उनकी पावर को ब्रेक कर पाए, टू ब्रेक पावर प्लस मोरल। जो इनका मोरल था राजपूत का, उनको जो है तोड़ने के लिए, उनके मनोबल को तोड़ने के लिए ये जरूरी हो चुका था। इसी वजह से जो है अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभोर को अपना पहला टारगेट बनाया। द इमीडिएट कॉज ऑफ अटैक वाज दैट जो रूलर था रणथंभोर का, ये तो एक जो है इतना जरूरी कारण नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट कारण क्या था कि रणथंभोर के ऊपर अटैक करना, इसके ऊपर कॉन्क्वेस्ट करना इतना जरूरी क्यों था? द मेन कारण वॉज समथिंग एल्स। मेन कारण तो कुछ और ही था। ये तो एक कहानी बताई जा रही है कि ठीक है उन्होंने ऐसा किया, दे चैलेंज जलालुद्दीन खिलजी, बट स्टिल there is some another reason behind the conquest of रणथंभोर। रणथंभोर के ऊपर conquest का एक और ही कारण था। वो कारण क्या था वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। आप उसे मेंशन करें या ना करें वो मैटर नहीं करता, लेकिन ये जो कारण है ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर हमारे लिए। तो रणथंभोर, इसको कैप्चर करना जो है, इसके ऊपर अटैक करना एक इमीडिएट कॉज क्यों बन चुका था? क्योंकि जो रणथंभोर का जो रूलर था, रूलर जो था जिसका नाम है हमीर देव, हमीर देव, हमीर देव ने दो रिबिलियस मंगोल सोल्जर्स को शरण दी थी। यहाँ पर जो हमीर देव थे, ही गेव शेल्टर टू टू रिबिलियस मंगोल सोल्जर्स। मंगोल के कुछ दो सोल्जर्स थे जिनको इन्होंने अपने पास शरण दी थी कि ठीक है हम इनको जो है अपने जो है यहाँ पर शेल्टर दिया था कि आप यहाँ पर छुप जाएं, ऐसा करें वैसा करें, तो ये इनका साथ दे रहा था। तो ये मंगोल्स के जो दो सोल्जर्स थे उनका इसने साथ दिया था, उनको जो है यहाँ पर शरण दी थी। ये जो थे दो मंगोल सोल्जर्स थे, एंड रिफ्यूज्ड टू हैंड ओवर देम टू खलजी रूलर। जब खलजी को ये बात पता चली, एके को जब ये बात पता चली, अलाउद्दीन को जब बात पता चली, तब उसने कहा कि आप इन्हें हमारे हवाले कर दीजिए। लेकिन हमीर देव ने उनको खलजी रूलर के साथ जो है उसके हाथ में उनको देना जो है ठीक नहीं समझा। उसने कहा कि मैं आपको इन्हें नहीं दूंगा, उसने मना कर दिया। उस वजह से भी एक कारण था कि रणथंभोर के ऊपर अटैक करना जरूरी हो चुका था। जो रूलर था हमीर देव, हमीर देव ने क्या किया यहाँ पर, इसने जो है ही गेव शेल्टर टू टू रिबिलियस मंगोल सोल्जर्स। मंगोल सोल्जर्स को इसने शरण तो दे दी, ये तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन उसके बाद इसने खलजी के जो रूलर थे एके को इनको सौंपने से मना कर दिया कि मैं आपको जो है ये नहीं करूंगा, आप जो कह रहे हो वो मैं आपकी बात नहीं मान सकता। आई विल नॉट हैंडेड ओवर देम टू यू। तो मैं आपको जो है ये नहीं दूंगा, मैं ये सोल्जर्स आपको नहीं दूंगा। तो एक कारण तो ये था। साथ में इसने और क्या किया, और इसने जो है जब एके को ये बात पता चलती है कि ये दो रिबेलियस मंगोल सोल्जर्स को जो हमारे एज हम कहते हैं ना कि भी इन्होंने इन्वेजन किया था, वी हैव टॉक्ड अबाउट देम, देखिए जो मंगोल्स थे, मंगोल्स आर द एनिमीज, वो हमारे एनिमी थे। तो आप एक एनिमी को जो है शरण दे रहे हो, उनके सोल्जर्स को आप रख रहे हो अपने पास, ये कितनी अच्छी बात नहीं है, ये जो है गलत बात है। तो ये जो है अच्छी बात नहीं है, छी है ये, अच्छी बात नहीं है। आपको जो है यहाँ पर इनको जो है हमें दे देना चाहिए, लेकिन ये इनकी बात नहीं मानते, ये खलजी रूलर की बात नहीं मानते, ये एक एक की बात बिल्कुल भी नहीं मानते। सेकेंडली, रिफ्यूज्ड, हमीर देव रिफ्यूज्ड टू hand over them to Khalji
रूलर। तो जो खलजी रूलर था उसको ये देने से मना कर देते हैं, उसको ये जो है खलजी शासक को सौंपने से ये इनकार कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है इनको एक ऑफेंसिव यहाँ पर जो है एक ऑफेंसिव सिस्टम इनको लॉन्च करना पड़ता है, इनके खिलाफ जाना पड़ता है, अगेंस्ट द रणथंभोर इनको एक जो है यहाँ पर जाना पड़ेगा। अभी अभी इनके ऊपर अटैक करना भी जरूरी हो चुका है कि आपने दो मंगोल के जो सोल्जर्स हैं आपने उनको शरण दे दिया, आप उनको हमें देने से भी मना कर रहे हो, तो यहाँ पर आपके ऊपर अब अटैक होगा। टू बिगिन विद द खलजी फोर्सेस सफर्ड लॉसेस। लेकिन जब बिगिन हुआ ये वॉर, एक बैटल जब बिगिन होता है, जब स्टार्ट होता है, लेकिन उसमें खलजी के जो सोल्जर्स थे, खलजी की जो फोर्सेस थी, उसकी आर्मी जो थी, उसको जो है यहाँ पर पहले तो वो हार जाती है, वो यहाँ पर उसको भारी नुकसान भी होता है, वो हारना भी यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो नुसरत खान है यहाँ पर, उनकी भी यहाँ पर जो है जान चली जाती है, उनकी भी डेथ हो जाती है। नुसरत खान जो थे, नुसरत खान मैंने कल बताया था, ये एक नोटेड जनरल थे अलाउद्दीन खलजी के, बहुत अच्छे जनरल हुआ करते थे नुसरत खान। तो उसमें उस युद्ध के अंदर नुसरत खान की जो है वो डेथ हो जाती है। नुसरत खान हैज टू लूज हिज लाइफ, उनको अपनी जान जो है वो जो है यहाँ पर देनी पड़ती है, वो यहाँ पर शहीद हो जाते हैं। फाइनली अलाउद्दीन खिलजी जो हैं, अलाउद्दीन खिलजी जो हैं अब कहते हैं कि हम आगे आएंगे, नाउ ही विल प्ले इन द फोर फ्रंट, मैं अब सामने आकर के जो है ये जो है पूरा युद्ध फाइट करूंगा, अब मैं बीच में आऊंगा इस बैटल के। तो वो खुद इस बैटल के अंदर उतरते हैं, वो खुद यहाँ पर बैटल को फाइट करते हैं। और 1301 सीई के दौरान क्या हो जाता है कि ये जो रणथंभोर का किला है ये अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने अंडर कर लेते हैं इसे, और ये अलाउद्दीन खिलजी के अब हाथ में आ चुका है। नाउ अलाउद्दीन खिलजी हैज विन दिस बैटल एंड ही नाउ ही जो है यहाँ पर वो अभी जो है राज करेंगे, अब ये उनके अंडर आएगा, वो अब इनके जो है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, सब कुछ जो है अब ये किला किसके हाथ में जा चुका है, अब ये किला अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में जा चुका है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये तो एक कारण था कि जो रूलर थे हमीर देव रणथंभोर के जो राजा थे, रूलर थे, वो शेल्टर देते हैं दो रिबेलियन मंगोल सोल्जर्स को। फिर जब ये बात खलजी को पता चलती है, खलजी जो है उनके पास जाते हैं, लेकिन हमीर देव उनको जो है सौंपने से मना कर देते हैं, खलजी रूलर्स के हाथ में उनको सौंपने से मना कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, नाउ खलजी जो रूलर हैं वो कहते हैं नाउ यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, अब आपको इसके जो है इसका खमियाजा देना पड़ेगा, नाउ यू हैव टू फाइट विद अस, अभी आपको जो है यहाँ पर जो है हमसे फाइट करना होगा। अब ये इनके साथ एक बैटल में उतरते हैं। तब अब यहाँ पर जो है रणथंभोर के खिलाफ एक बैटल होता है, यहाँ पर बैटल होता है एके वर्सेस रणथंभोर। इस बैटल के दौरान क्या होता है, इस बैटल के दौरान एके की फोर्सेस को बहुत सारा नुकसान देखना पड़ता है। स्पेशली यहाँ पर क्या होता है, जो नुसरत खान है, आई एम राइटिंग द मेन जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं। तो जो नुसरत खान है, नुसरत खान की यहाँ पर डेथ हो जाती है, ही हैज टू लूज हिज लाइफ। और फाइनली जो है अब अलाउद्दीन खिलजी बैटल के अंदर एंटर करते हैं। नाउ ही हिमसेल्फ हैड टू कम ऑन द बैटलफील्ड, अब नुसरत खान की डेथ के बाद अब वो यहाँ पर बैटलफील्ड के अंदर उतरते हैं। और यहाँ पर 1301 सीई के दौरान क्या होता है, 1301 सीई के दौरान होता है जो किला है रणथंभोर का फेल टू अलाउद्दीन खिलजी, ये अलाउद्दीन खिलजी के पास आ चुका है। अब यहाँ पर और क्या होगा, अब यहाँ पर जो विमेन्स हुआ करती थी ड्यूरिंग द राजपूत रूलर, जो भी राजपूत रूलर, जब यहाँ पर रणथंभोर के ऊपर राजपूत रूलर्स जो थे, यहाँ पर जो विमेन्स थी, अब ये विमेन्स यहाँ पर जौहर कंडक्ट करती हैं। तो अब यहाँ पर जो विमेन्स हैं ये जौहर कंडक्ट करती हैं, दे कमिटेड जौहर।
जौहर तो आपने देखा ही होगा, जब जो पद्मावत मूवी थी उसमें आपने देखा होगा कि जो जौहर होता है वो विमेंस कंडक्ट कर रही थी उसमें भी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जो है वहां पर अटैक करता है एंड ही किल्ड द मेन रूलर ओवर देयर। उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बाद। वो वहां पर वो जो राजा है उसको मार देता है, उसकी हत्या कर देता है। उसके बाद जो विमेंस होती हैं, जो पूरे राज्य की जो विमेंस हैं, वो वहां पर जो है जौहर कंडक्ट करती हैं। द विमेन आर कमिटेड जौहर, जिसे बोला जाता है सेल्फ इमोलेशन, जिसके बारे में अमीर खुसरो भी वर्णन करते हैं। इसका मतलब है आत्मदाह करना, मतलब कि अपने आप को जो है जो फायर होती है उसके बीच में जो है कूद जाना, या कुछ भी उसे कह सकते हैं हम लोग। लेकिन जौहर का मतलब तो आपको पता ही है, एक फायर हो रही होती है जिसमें जो है लेडीज अपने आप को जो है इसी तरीके जो है लाइव वो उस आग के अंदर चली जाती हैं, एंड हेंस दे डाइड, और उसमें उनकी डेथ हो जाती है। तो विमेन जो थी यहाँ पर भी रणथंभौर के अंदर वो जौहर कंडक्ट कर लेती हैं, जिसे सेल्फ इमोलेशन कहा जाता है, जिसके बारे में अमीर खुसरो भी बात करते हैं। इसके बारे में वो भी जिक्र कर रहे हैं, इसके बारे में इसका वर्णन कर रहे हैं। तो ये था रणथंभौर के बारे में जो हमने अभी डिस्कस किया। इसके बाद चलेंगे जो कॉन्क्वेस्ट हुआ चित्तौड़ के अंदर। चित्तौड़ के अंदर जो यहाँ पर कॉन्क्वेस्ट हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे। चित्तौड़ के अंदर कॉन्क्वेस्ट होता है अराउंड 1303 सीई के दौरान होता है। अलाउद्दीन बिसीज्ड चित्तौड़। अलाउद्दीन जो है यहाँ पर लगभग 1303 जो है सीई के दौरान, 1303 सीई के दौरान Alauddin besieged Chittor, that is the another powerful state of Rajputs। ये राजपूत का चित्तौड़ जो है वो राजपूत का दूसरा सबसे पावरफुल स्टेट है ये राजपूत की। और इसके चित्तौड़ को ये घेर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी। तो 1303 सीई के दौरान क्या होता है, अलाउद्दीन जो हैं वो इसे घेर लेते हैं। बिसीज्ड बिसीज्ड चित्तौड़। तो चित्तौड़ को ये घेर लेते हैं। यहाँ पर 1303 सीई के दौरान क्या होता है, ये चित्तौड़ का आप याद रखिएगा कि ये सबसे पावरफुल, ये दूसरा सबसे पावरफुल स्टेट है राजपूत का दूसरा सबसे पावरफुल स्टेट है चित्तौड़। और अलाउद्दीन खिलजी जो है यहाँ पर जो है इस रीजन को, इस स्टेट को घेर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, कुछ हमारे स्कॉलर्स हैं, आई विल, ये मैं अपने मन से बात नहीं कर रही हूँ, कुछ स्कॉलर्स हैं हमारे पास, कुछ हिस्टोरियंस हैं, वो ये कहते हैं कि जो अलाउद्दीन ने अटैक किया था चित्तौड़ के ऊपर, उसका कारण जो था वो पद्मिनी कारण थी। वो पद्मिनी कारण थी। पद्मिनी का नाम तो आपने सुना ही होगा। पद्मावत मूवी में आपने देखा होगा जो चित्तौड़ के जो राजा थे, राजा रतन सिंह, राजा रतन सिंह, जिसका रोल जो है वो शाहिद कपूर ने प्ले किया था। यू हैव सीन दैट मूवी ऑलरेडी। अभी मूवी मत देखने बैठना। आई रिकमेंड एंड आई जो है आई ओनली रिक्वेस्ट यू पीपल दैट डोंट गो टू वॉच दैट मूवी। उस मूवी की ओर देखने के लिए मत चले जाना कि हम वो मूवी देखेंगे, भाई क्या हुआ था, कैसे हुआ था। वो नहीं, वो हम देखेंगे नहीं। मूवी को देखना एक सबसे गलत बात होगी अभी, क्योंकि हम लोग जो है यहाँ पर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बल्कि हम जो है वो मूवी को नहीं डिस्कस कर रहे हैं। मूवी का एक जो है कॉन्सेप्ट लिया गया था फ्रॉम दिस द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। वो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से जो है यहाँ पर उनके बारे में जो है डिस्कशन किया गया था मूवी के थ्रू। एक जो है उसमें भी कुछ फिक्शनल चीजें ऐड की जाती हैं। ऑल्दो मूवीज आर नॉट वेरी मच ट्रू। जो हिस्ट्री लिखी होती है वही ट्रू होती है। जो देखने को मिलता है उसमें कम कुछ ना कुछ तो डायरेक्टर जो होते हैं वो अपना
अपनी क्रिएटिविटी भी डाल ही देते हैं, अपनी एक फ़िक्शियस चीज़ें भी उसमें एंटर कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो सभी सच ही होगा। जो भी कुछ कॉन्टेक्स्ट तक वो सच हो सकता है, लेकिन कुछ कॉन्टेक्स्ट तक उसमें फ़िक्शनल चीज़ें भी होंगी, फ़िक्शनल चीज़ें भी होंगी। वो सब चीज़ें भी उसमें कह सकते हैं कि हम ऐड कर की जाती हैं, ताकि एक मसाला भरा जाए। अभी आप एक सादी मैगी खा रहे हो तो उसमें आपको मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको मैगी के अंदर वो सभी जो है चीज़ें डाल दी जाएँ, उसमें चीज़ डाल दिया जाए, उसमें आपको जो है वो उसमें अगर आपको चिली फ्लेक्स डाल दिए जाए या ऑरिगैनो डाल दिया जाए, उसमें और भी चीज़ें जो होती हैं लाइक carrot, peas and some broccoli is added into that Maggi, then that becomes so much delicious. वो delicious हो जाएगी। वहाँ पर एक टेस्ट जो है वो enhance हो जाएगा आपका। अगर आप सिंपल मैगी जो है, आपने मैगी का पाउच उठाया, उसको बॉयल किया, मसाला डाला, बस हो गया, वो सिंपल मैगी हो गई। उसमें जो है आपको मज़ा नहीं आएगा। वो सिंपल चीज़ें तो आप भी बना लेते हो, लेकिन अगर आप उसमें जो है अगर एक चाइनीज़ मैगी बना रहे हो, उसमें कितनी सारी तरह की मैगी आ चुकी है अब तो मार्केट में। कितने सारे जो है आपने देखा होगा कि भी यूट्यूब के ऊपर कितने सारे लोग जो हैं वो अलग-अलग रेसिपीज़ बताते हैं कि ये लेज़ी मैगी, ये वो मैगी, फलाना मैगी, ये इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बताते रहते हैं कि ये रेसिपी ट्राई कीजिए, वो रेसिपी ट्राई कीजिए। वो क्या है, वो चेंज हो जाता है। एक टेस्ट को एनहांस करने के लिए आपको वो बताया जा रहा है। आपके टेस्ट को एनहांस किया जा रहा है। इसी तरीके से मूवी में होता है। आपके टेस्ट को एनहांस करने के लिए, आपके इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ मसाला, फ़िक्शनल चीज़ें ऐड की जाती हैं। फ़िक्शनल चीज़ों से मतलब ही मसाला है, वो मसाला उसमें ऐड किया जाता है, फ़िक्शनल मसाला उसमें ऐड किया जाता है। इट इज़ नथिंग एल्स। तो पद्मावत मूवी में एक जो है वहाँ पर भी बताया हुआ था कि वो जो रानी पद्मिनी थी, उसको जो है वो इतनी खूबसूरत थी, चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की जो वाइफ थी, रानी पद्मिनी, शी वॉज दैट मच ऑफ ब्यूटीफुल। वो इतनी खूबसूरत थी कि उनके ऊपर कोई भी मोहित हो जाए। वो इतनी ज्यादा मनमोहित थी। वो किसी को भी जो है अगर कोई एक झलक उनकी देख ले तो वो बहुत ही ज्यादा जो है मोहित हो जाए उनके ऊपर। इतनी खूबसूरत थी वो। और उनके जो है चर्चे हर जगह पर थे। लोग कहते थे कि रानी पद्मिनी कितनी खूबसूरत हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी कहीं न कहीं से सुन रखा था कि राजा रतन सिंह हैं, उनकी वाइफ बहुत ही खूबसूरत हैं। बहुत ही जो है उनके खूबसूरती के चर्चे उन्होंने सुन रखे थे। अगर कोई ब्यूटीफुल है देन वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स ब्यूटी। अगर आप उसकी ब्यूटी के बारे में बात कर रहे हो देन दैट इज अ वेरी गुड थिंग, यू आर अप्रिशिएटिंग द ब्यूटी ऑफ गॉड। आप एक जो है भगवान की बनाई हुई सूरत को अगर आप तारीफ कर रहे हो देन दैट इज द गुड थिंग। लेकिन उसको जो है अलाउद्दीन खिलजी की लालसा बढ़ चुकी थी, रानी पद्मिनी की ओर उसकी लालसा बढ़ रही थी कि इतनी खूबसूरत है कि मैं एक झलक तो देखना चाहता हूँ इसकी। तो रानी पद्मिनी के कारण ही चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण हुआ था। वो एक कारण बन गई थी चित्तौड़ के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का, उनके कॉन्क्वेस्ट का। तो चित्तौड़ के ऊपर कॉन्क्वेस्ट करने का और कोई कारण नहीं था, वो रानी पद्मिनी ही थी। वो उसको हासिल करना चाहता था। वो उसके लिए एक लालसा बन चुकी थी। उसको जो है एक ग्रीड उसके मन में आ चुका था। एक लालसा उसके मन में आ चुकी थी। जब लालसा आपके ऊपर ज़्यादा भारी हो जाती है तब आपको नहीं पता चलता कि आप क्या कर रहे हैं। यू विल डू ईच एंड एवरी रॉन्ग थिंग इन योर लाइफ। आप अपनी ज़िंदगी में सब गलत चीज़ें भी करोगे ना तो भी आपको यही लगेगा कि मैंने सही किया था। और यही चीज़ अलाउद्दीन खिलजी कर रहा था जब उसे पता चला कि चित्तौड़ के राजा की जो वाइफ है पद्मिनी, शी इज़ enormously beautiful. He wants to मैरी दैट लेडी। वो उस लेडी से शादी करना चाहता था, यहाँ तक उसका सपना बन चुका था। वो उसकी लालसा इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। तो चित्तौड़ कुछ ये चीजें हिस्टोरियंस कहते हैं, ये कुछ स्कॉलर्स हैं वो ये सब चीजें कहते हैं। तो यहाँ पर और क्या होता है, चित्तौड़ के ऊपर जो है अटैक करने का, अलाउद्दीन जो है वो अटैक करते हैं चित्तौड़ के ऊपर बिकॉज ही वॉज कोवर्टेड पद्मिनी।
तो जो है चित्तौड़ के जो रानी थी वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और पद्मिनी के ऊपर वो मोहित हो चुका था। तो यहाँ पर अगर हम देखें, देन अलाउद्दीन अटैक्ड चित्तौड़ बिकॉज अलाउद्दीन जो था वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर मोहित हो चुका था पद्मिनी के ऊपर। पद्मिनी पद्मिनी जो थी वो ब्यूटीफुल क्वीन थी राजा रतन सिंह की, ये वाइफ थी उनकी। एंड जो राजपूत विमेन्स थी इंक्लूडिंग रानी पद्मिनी, इन्होंने भी जौहर को परफॉर्म किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी से बचने के लिए लगा लीजिए कि हम जो है विमेन्स जो थी ये बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी, ये अपने हस्बैंड्स के लिए इतनी ज़्यादा लॉयल थी कि ये किसी और की ओर देखती नहीं थी। राजपूत की जो वाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर एक लॉयल्टी ज़्यादा हुआ करती थी। अगर आपको मैं बताऊं तो जितने भी राजपूत अगर हम बात करें, उनकी सबकी वाइफ्स मोस्ट प्रोबेबली आई हैव यूज्ड द वर्ड मोस्ट प्रोबेबली, सबकी जो वाइफ्स हुआ करती थी वो बहुत ही ज़्यादा लॉयल थी टूवर्ड्स देयर मैन। वो अपने राजा की ओर, अपने हस्बैंड्स की ओर बहुत ज़्यादा लॉयल थी। वो नहीं चाहती थी कि उनके सिवा हमारी ओर कोई और भी देखे या किसी और के हवाले जो है हमारे ऊपर जो है किसी की नज़र भी पड़े। तो यहाँ पर जो चित्तौड़ की रानी जो थी पद्मिनी, उन्होंने भी और जितनी भी राजपूत में जो विमेन्स थी, राजपूत वुमेन्स जो थी, उनके साथ साथ रानी पद्मिनी ने भी जौहर परफॉर्म किया था। राजपूत विमेन प्लस रानी पद्मिनी, इन्होंने जौहर परफॉर्म किया था, इन्होंने जौहर किया था। इनसे बचने के लिए लगा लीजिए दिस पद्मिनी एपिसोड, जिस ये जो पद्मिनी के बारे में एपिसोड है, ये सब जो है मेंशन है, इसे ग्राफ किया गया है, इसके बारे में जो है बात की गई है मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखी गई पद्मावत में। जो पद्मावत लिखी गई है उसके अंदर मलिक मोहम्मद जैसी ने इस सभी ये जो हुआ था, जो भी ये पूरा एक सीन चला था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में दिखाया जाता है कि वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर डेस्परेट है टू वंस हैव अ लुक ऑफ दिस रानी पद्मिनी। वो रानी पद्मिनी की एक झलक देखने के लिए एकदम डेस्परेट हो रहा है, उसके अंदर एक लालसा जो है बढ़ती जा रही है। तो वो इसी वजह से ये सब चीजें जो भी हुई, जो अटैक्स किए गए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ये सब चीजें मलिक मोहम्मद जैसी ने अपनी बुक पद्मावत के अंदर इन सब चीजों के बारे में जिक्र किया है। तो यहाँ पर हम देखें, ये सभी एपिसोड्स जो हैं दे आर मेंशन्ड इन द बुक। एक बुक का नाम है जिसका नाम है पद्मावत। पद्मावत ये रिटन बाय है मलिक मोहम्मद जैसी की। तो इन सब के अंदर ये पूरा सीन जो है, जो चित्तौड़ के अंदर जो हुआ था, वो सब कुछ यहाँ पर इस पद्मावत बुक के अंदर, पद्मावत एक बुक है इस विच इज रिटन बाय मलिक मोहम्मद जैसी। आई विल राइट ओनली जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखी थी, ये उसके द्वारा लिखी हुई बुक पद्मावत के अंदर सब कुछ, ये पूरा सीन जो चित्तौड़ के अंदर हुआ था वो सब कुछ यहाँ पर मेंशन है। तो जो यहाँ पर आमिर खुसरो थे, आमिर खुसरो के अकॉर्डिंग भी जो सुल्तान था, ही ऑर्डर्ड जनरल मैसेकर ऑफ द सिविल पॉपुलेशन। तो उसने यहाँ पर एक मैसेकर भी किया था और चित्तौड़ का यहाँ पर इन्होंने नाम भी चेंज कर दिया था। चित्तौड़ का जो है यहाँ पर नाम जो था इसे चेंज कर दिया गया था। चित्तौड़ रीनेम्ड एज खजीराबाद। खजीराबाद इसे यहाँ पर कर दिया गया था। खजीराबाद आखिर किया क्यों था? क्योंकि खजीराबाद इसे किया था जो सुल्तान के जो बेटे थे खजीर खान, उनके नाम के ऊपर इसे रखा गया था। तो चित्तौड़ का नाम चेंज करके इन्होंने खजीराबाद कर दिया था।
आफ्टर नेम ऑफ सुल्तान सन खिजीर खान। खिजीर खान के नाम के ऊपर रखा गया था, और खिजीर खान जो सुल्तान था अलाउद्दीन खलजी, उसका ये बेटा था, तो उसी के नाम से जो है यहाँ पर इसका नाम चेंज कर दिया गया था, खजीराबाद कर दिया गया था। अलाउद्दीन जो है यहाँ पर वापिस आ जाता है दिल्ली के अंदर ये वापिस आ जाता है यहाँ पर कॉन्क्वेस्ट करने के बाद। आखिर में वो दिल्ली वापस आ जाता है। दिल्ली वापस क्यों आता है? क्योंकि मंगोल की जो आर्मी है वो दिल्ली की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही थी। तो वहां पर दिल्ली के ऊपर आक्रमण जो है वो मंगोल्स कर रहे थे, तो इसी वजह से जो है वो अलाउद्दीन खलजी को दिल्ली वापस जाना पड़ता है। तो ये था यहाँ पर चित्तौड़ के बारे में जो हमने डिस्कशन किया। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे मालवा और मालवा के साथ साथ और भी जो क्षेत्र थे जहां पर खलजी ने जो है कॉन्क्वेस्ट किया था। तो 1305 सीई के दौरान की बात है। यहाँ पर क्या होता है? 1305 सीई के दौरान तो कॉन्क्वेस्ट होगा अभी मालवा, मालवा के साथ साथ अदर रीजन्स के ऊपर, और अदर्स के ऊपर यहाँ पर जो है वो अटैक्स होंगे। तो यहाँ पर 1305 सीई के दौरान क्या होता है? 1305 सीई के दौरान खलजी की जो आर्मी है किसके अंडर आएगी? अब ये एनुल मुल्क के अंडर ये जो है आर्मी आएगी अब खलजी की। अब खलजी की आर्मी आ रही है, खलजी की आर्मी किसके अंडर? ये है अंडर एनुल मुल्क के अंदर। ये जो है कैप्चर करेगी, खलजी की आर्मी ये कैप्चर कर लेगी मालवा को। मालवा के ऊपर कैप्चर कौन करेगा? खलजी की आर्मी। किसके नेतृत्व के अंडर? एनुल मुल्क के अंडर, ये के है। तो इसके अंडर आकर के ये मालवा के ऊपर कैप्चर कर लेंगे। बाकी की स्टेट्स हैं जैसे उज्जैन, मांडू, धार, चंदेरी, इनके ऊपर भी कैप्चर कर लिया जाएगा। एंड ये कैप्चर करेंगे एंड दे विल कैप्चर उज्जैन। उज्जैन को ये कैप्चर कर लेंगे, मांडू को ये कैप्चर कर लेंगे, मांडू के साथ साथ धार को भी ये कैप्चर कर लेंगे, और अभी चंदेरी को भी यहाँ पर कैप्चर कर लिया जाएगा। इसके ऊपर भी अपना कब्जा कर लेंगे। जब ये मालवा के ऊपर कॉन्क्वेस्ट करते हैं, आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मालवा, जो अलाउद्दीन है, अलाउद्दीन खलजी, जो मलिक कफूर है, मलिक कफूर को साउथ की ओर भेज देते हैं, और खुद जो है ये खुद अलाउद्दीन खलजी जो हैं ये अटैक करते हैं सिवाना के ऊपर। तो आगे क्या होगा? आई एम राइटिंग हियर, यहाँ पर आफ्टर कॉन्क्वेस्ट ऑफ मालवा, जो अलाउद्दीन खलजी हैं ये खुद अटैक करेंगे, ये खुद जो है अटैक करेंगे। ये अटैक करेंगे किसके ऊपर? सिवाना के ऊपर, और ये भेजेंगे एंड सेंट मलिक कफूर। ये मलिक कफूर को कहाँ भेजेंगे? ये मलिक कफूर को भेजेंगे साउथ की ओर। ये साउथ की ओर भेजेंगे मलिक कफूर को, और खुद अटैक करेंगे सिवाना के ऊपर। तो सिवाना के ऊपर इन्होंने खुद अटैक किया जब मालवा के ऊपर कॉन्क्वेस्ट हो चुका था। उसके बाद इन्होंने मलिक कफूर को भेजा जो है साउथ की ओर भेज दिया, और खुद इन्होंने सिवाना के ऊपर अटैक किया था। जो रूलर था सिवाना का, जो रूलर था सिवाना का, जिसका नाम है राजा शीतल देवा। रूलर ऑफ सिवाना, जिसका नाम है राजा शीतल देवा।
तो ये क्या करते हैं, डिफेंडेड द फोर्ट ब्रेवली, ये बहुत ही बहादुरी से जो है अपने किले की रक्षा करते हैं, उसे डिफेंड करते हैं, लेकिन इनको भी हरा दिया जाता है। लेकिन अल्टीमेटली ही हैड टू फेस द डिफीट, ये भी हार जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, 1311 सीई के दौरान, इस टाइम के दौरान क्या होता है, अनदर राजपूत किंगडम जो जल्लौर है, इसके ऊपर भी कैप्चरिंग हो जाती है। 1311 सीई के दौरान अनदर राजपूत किंगडम जिसका नाम है जल्लौर, ऑल्सो कैप्चर्ड, इसे भी कैप्चर कर लिया जाता है। और यहाँ पर जो है ये मास्टर बन जाते हैं नॉर्थ इंडिया के, एंड साथ के साथ ये मास्टर बन जाते हैं एंड बिकेम मास्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया। अब ये नॉर्थ इंडिया के मास्टर बन चुके हैं। एंटायर ऑफ द नॉर्थ इंडिया इज अंडर एके। अब एके बहुत ही ज्यादा पावरफुल जो थे हमारे रूलर थे, तो एके पावरफुल थे और इन्होंने यहाँ पर जो है नॉर्थ इंडिया के ऊपर अपना पूरा कब्जा कर लिया था। तो ये था कॉन्क्वेस्ट ऑफ राजपूतानास के ऊपर, जो राजपूतानास थे उनके ऊपर जो कॉन्क्वेस्ट हुए थे, वो सभी हमने यहाँ पर डिस्कशन उनके बारे में कर लिया है। तो यहाँ पर हमारे पास कंक्वेस्ट ऑफ डेक्कन एंड साउथ इंडिया, यहाँ पर जो भी इन्होंने आई एम सॉरी, जो भी यहाँ पर इन्होंने डेक्कन के अंदर और साउथ इंडिया के अंदर कॉन्क्वेस्ट हुए थे, वो रह चुके हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा डिस्कशन इनके बारे में बताना चाहूंगी, जो इनके इनके अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड है। जो कॉन्क्वेस्ट है, आई एम राइटिंग हियर, तो जो है यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, मैं यहाँ पर चेंज करके कलर चेंज करके मैं आपको बता देती हूँ कि जो बाकी का जो हमारा सेगमेंट है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ डेक्कन, तो जो कॉन्क्वेस्ट है ऑफ डेक्कन एंड साउथ इंडिया, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही लंबा है एंड इतना लंबा है कि अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं हो पाएगा। सिर्फ एक छोटा सा पार्ट जो होगा, वो सेगमेंट जो है हमारा, वही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो एक छोटा सा सेगमेंट है रिलेटेड टू अलाउद्दीन खिलजी, वो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन है जो इनसे रिलेटेड है, कि इन्होंने कौन सी बिल्डिंग्स का जो है बनवाई थी, वो सब चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कल को जो है हम हमारा कॉन्क्वेस्ट जो होंगे, डेक्कन के जो कॉन्क्वेस्ट हैं उनके बारे में डिस्कशन जो है डिस्कस करेंगे, डिस्कशन करेंगे। सुल्तान जो थे, अलाउद्दीन खिलजी जो थे, ये इलिटरेट थे। सबसे बड़ी बात मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये अंगूठा छाप है, एक अंगूठा छाप इंसान सुल्तान बना हुआ है। तो ऑल दो ऐसा नहीं है कि कोई इलिटरेट इंसान जो है अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे सकता, वो भी एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन दे सकता है। अगर कोई इलिटरेट है, वो भी एक अच्छा शासक बन सकता है, बस उसका विजन अच्छा होना चाहिए। तो अलाउद्दीन खिलजी इलिटरेट थे, लेकिन इनका जो है एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही बाकमाल था। इतना कमाल का एडमिनिस्ट्रेशन था, इतना तो कभी किसी ने देखा ही नहीं होगा। अकबर का तो बाद में आया था, जितना राइन अच्छा अकबर का था, जितना एडमिनिस्ट्रेशन अकबर का अच्छा था, उससे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा एक सिस्टम लेकर के आए थे, जहां पर हम इनकी तारीफ के पुल बांध रहे हैं कि इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया कि भैया क्या ही कर दिए हैं। इतना ही कौन ही करता है, इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो सकता है किसी एक इलिटरेट पर्सन का। ऐसा नहीं है कि ये जो है ये एकदम से गुस्से वाले ही थे, यही सब चीजें करते रहते थे, ये नहीं था। एडमिनिस्ट्रेशन भी बाकमाल का था, जितने टेढ़े थे एडमिनिस्ट्रेशन उतना ही अच्छा था। तो ये इलिटरेट थे, जो सुल्तान था ये इलिटरेट था।
पढ़ा लिखा, ही डोंट नो हाउ टू रीड एंड राइट। इसको नहीं पता कि क्या लिखा हुआ है, कागज को लेकर के आ गया, बोल दिया कि यहाँ पे साइन कर दीजिए, तो वो जो है यहाँ पर अंगूठा लगा दीजिए, तो ये पढ़ नहीं पाएगा कि क्या ही लिखा हुआ है, ये समझ नहीं पाएगा। अलाउद्दीन खिलजी को वहां पर भी किसी जो है किसी की जरूरत है, तो वो वहां पर किसी को बोलेगा कि मुझे पढ़ के बताओ यहाँ पर लिखा क्या हुआ है। ऐसे तो कोई भी इससे अपना जो है इससे अपनी पूरा दिल्ली सल्तनत ही इसके जो है अपने नाम करवा करके ले जाता। इसको तो बेच के कोई जहाँ यहाँ पर कोई बेच ही देता कि भैया तुम जाओ अपने साथ ही। तो अलाउद्दीन खिलजी को कोई ना कोई बेच सकता था, कोई ना कोई चूना भी लगा सकता था, लेकिन ये बहुत समझदार थे। एंड इलिटरेट होने के बावजूद भी ही पैट्रोनाइज्ड पोइट्स, इन्होंने बहुत सारे पोइट्स को जो है पैट्रोनाइज किया था। पैट्रोनाइज्ड पोइट्स जैसे कि आमिर खुसरो। आमिर खुसरो को इन्होंने जो है पैट्रोनाइज किया। आमिर खुसरो को ये बहुत ही ज़्यादा जो है उनकी वाहवाही करते थे कि क्या ही पोइम लिख दी है आपने भाई, क्या ही कर दिया है, बहुत अच्छे से कर रहे हो आप। तो उसको भी ये पैट्रोनाइज कर रहे थे। साथ में जो मीर हसन दहलवी थे, तो ये कुछ पोइट्स के नाम हैं, आपको ये याद रखने हैं। अमीर खुसरो, इनके बारे में याद रखिएगा कि ये एक पोएट रहे हैं इन द कोर्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय पर भी अमीर खुसरो प्रेजेंट थे, और साथ में मीर हसन जो थे, मीर हसन दहलवी, मीर हसन दहलवी भी प्रेजेंट थे, और इनको भी इन्होंने पैट्रोनाइज किया था। और कुछ बिल्डिंग्स इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाई थी, बिल्ट इन्होंने कुछ बिल्डिंग्स भी कंस्ट्रक्ट करवाई, और कुछ गेटवेज भी बनवाए इन्होंने। बिल्ड फेमस गेटवे, एक सबसे फेमस गेटवे इन्होंने बनवाया था, वो था अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, और इसके साथ साथ इन्होंने जो है हौज खास का भी जो है कंस्ट्रक्शन करवाया। हौज खास, इसका भी कंस्ट्रक्शन करवाया। साथ में जो महल हजारा था, महल हजार जो हजार सतून, महल हजार सतून जो है, इसका भी इन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाया। और एक मॉस्क का इन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाया था, कंस्ट्रक्टेड जमायत खाना मॉस्क। ये एक मॉस्क है, जमायत खाना मॉस्क जो है इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाई थी। साथ के साथ इन्होंने अलाई मीनार का भी कंस्ट्रक्शन करवाया था। अलाई मीनार का कंस्ट्रक्शन करवाया, एंड कंस्ट्रक्टेड अ न्यू कैपिटल एट सीरी। एक नई कैपिटल जो थी सीरी के अंदर, वो भी इन्होंने बनवाई थी। न्यू कैपिटल एट सीरी भी इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया था। तो ये कुछ फेमस हमारे गेटवेज एंड अलोंग विद द बिल्डिंग्स के कुछ नाम हैं जो इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, इन्होंने जो है अलाउद्दीन खिलजी ने एक टाइटल जो है इन्होंने लिया था, एक टाइटल इन्होंने अडॉप्ट किया था, वो टाइटल था सिकंदर आजम। तो जो टाइटल्स होते हैं उनको भी आप मेमोराइज कीजिएगा, ये मेमोराइज करने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकते हैं आपके प्रीलिम्स में। इतने सारे टाइटल्स हमने अभी तक पढ़े हैं, आगे भी आएंगे, बहुत सारे टाइटल्स आएंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भी कौन सा टाइटल किसने लिया था। तो उससे बेटर यही है कि आप उन्हें बार बार रिवाइज करते रहें। टाइटल सिकंदर आजम इन्होंने लिया, एंड गेव अमीर खुसरो, इन्होंने अमीर खुसरो को टाइटल दिया। अमीर खुसरो जो थे, इनको एक टाइटल दिया था, वो टाइटल था तूतिए हिंद का। तूतिए हिंद का टाइटल दिया था, जिसका मतलब है पैरट ऑफ इंडिया। पैरट ऑफ इंडिया का इन्होंने जो है टाइटल दिया था। इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर नॉन टर्क्स को भी इंक्लूड किया था कि वो भी यहाँ पर सर्विस दे सकते हैं। इन्होंने इंक्लूड किया था नॉन टर्क्स को, नॉन टर्क्स को भी इन्होंने सर्विस के अंदर इंक्लूड किया था कि नॉन टर्क्स भी यहाँ पर आ सकते हैं।
ये ऐसे पहले रूलर थे जिन्होंने फिक्स किया था फिक्स लैंड रेवेन्यू को। इन्होंने लैंड रेवेन्यू को कैश के अंदर फिक्स कर दिया था। ये हम डिस्कस करेंगे जब हम इनका एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको सेपरेटली मैं आपको पढ़ाऊंगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे नोट कर डाउन कर लीजिएगा कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। और ये एक थ्योरी में मानते थे, द थ्योरी ऑफ किनशिप वाज सेक्युलर। द थ्योरी ऑफ किनशिप वाज सेक्युलर, ये एक थ्योरी में मानते थे और वो था थ्योरी ऑफ किनशिप वाज सेक्युलर। तो इस जो है थ्योरी में ये मानते थे, एंड ही प्रोक्लेम्ड किंगशिप नोज नो किनशिप। तो ये एक थ्योरी में मानते थे कि जो किंगशिप है ये कोई किनशिप नहीं मानती है। द किंगशिप नोज नो किनशिप, इसका मतलब है इन्होंने एक थ्योरी दी थी, वो थ्योरी थी इनकी कि दैट ही प्रोक्लेम्ड किंगशिप नोज नो किनशिप। और ये कहते थे कि मुझे नहीं पता कि जो मैंने ये लॉ बनाया है, जो भी ये सिस्टम मैंने जो है किया है, क्या ये सही है गलत है मुझे नहीं पता। इनका जो है कहने का मतलब था कि जो भी रिश्तेदारी होती है, जो कोई भी रिलेटिवनेस होता है, ये एक धर्म निरपेक्ष जो है निरपेक्ष होना चाहिए। इन्होंने यहाँ पर राजशाही जो थी, वहाँ इसका जो है इन्होंने कहा था कि जो राजशाही होती है उसके अंदर जो रिलेटिवनेस है वो नहीं होनी चाहिए, रिलेटिवनेस नहीं होना चाहिए। एक जो है एक जो है रिलेटिव दूसरे जो है आगे एक रिलेटिव का जो है राजा बनेगा, फिर उसका रिलेटिव एक राजा बनेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, रिलेटिवनेस नहीं होना चाहिए। एक यहाँ पर ये कहते थे कि जो राजशाही होती है, किंगशिप जो होता है, वो रिश्तेदारी को नहीं जानता, वो रिश्तेदारी को नहीं जानता। वो ऐसा राजा होना चाहिए जो एक अच्छा हो, जो एडमिनिस्ट्रेशन को समझता हो। वो डिपेंड नहीं करता कि वो आपका जो है एज कोई आपका रिलेटिव ही होना चाहिए, आपका फ्रेंड या आपका रिलेटिव में से ही होना चाहिए, कोई आउटसाइडर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो यहाँ पर आकर के एक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा चला सके। और ये मानते थे कि मुझे नहीं पता कि जो मैं ये कह रहा हूँ जो ये वैध है या अवैध है, या जो मैं करता हूँ वो राज्य के लिए बस मैं वही करता हूँ कि जो राज्य के लिए अच्छा होता है, जो एक स्टेट को चलाने के लिए अच्छी चीजें हैं वही होनी चाहिए। इनका ये कहने का मतलब होता था कि आई डू वट एवर आई थिंक टू बी गुड फॉर द स्टेट। मैं वही करता हूँ जो एक स्टेट के लिए अच्छा है, मैं वही करना चाहता हूँ। और आगे का जो किंग आएंगे उनको भी ऐसा ही करना चाहिए कि जो सही है सही ही करना चाहिए। तो ये एक इस चीज में ये मानते थे। एंड ही रेफ्यूटेड द सुजरेनिटी ऑफ द कैलिफ। और इन्होंने जो कैलिफ था, कैलिफ की जो संप्रभुता थी, इसका खंडन किया था कि किसी भी सत्ता को राज्य से स्वतंत्र होकर अपनी नीति का मार्गदर्शन करने की अनुमति नहीं है। यहाँ पर एंड ही डिड नॉट अलाउ एनी पावर इंडिपेंडेंस ऑफ द स्टेट टू गाइड हिज पॉलिसी। मतलब कि किसी भी सत्ता को राज्य से स्वतंत्र होकर, कोई भी सत्ता में से जो है स्वतंत्र होकर के जो है अपनी नीति जो है नीति का मार्गदर्शन करके उन जो है कोई भी अनुमति नहीं दे सकता। मतलब कैलिफ भी जो है इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। कैलिफ को भी इन्होंने कहा था कि आप जो है आप धर्म का काम करें और हमें अपना काम करने दें। आप जो है अपने तरीके से चीजें करते रहें और मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन अपने तरीके से करूंगा। तो ये अकॉर्डिंग टू जो है बर्रानी, अलाउद्दीन खलजी जो थे, ये एक नए धर्म को जो है ये शामिल जो है करना चाहते थे, नए धर्म में शामिल होना चाहते थे। ये एक न्यू रिलीजन के अंदर जो है इंडल्ज होना चाहते थे। ही वांट टू जॉइन अ न्यू रिलीजन, ये एक नए रिलीजन के अंदर जो है वो जाना चाहते थे। इट इज अकॉर्डिंग टू जो है बरानी, बरानी के अकॉर्डिंग है।
जो बरानी है उसके अकॉर्डिंग की ये बात है, लेकिन ऐसा नहीं ऐसा है या नहीं है वो हमें नहीं पता, लेकिन बरानी ने कहा है तो ऐसा होगा। तो बरानी ने कहा कि अलाउद्दीन चाहते थे कि वो किसी नए रिलीजन के ओर जो है वो एंटर करें, वो किसी नए रिलीजन का, किसी नए धर्म के अंदर वो शामिल होना चाहते थे। तो इन्होंने कैलिफ की जो सुज़रेनिटी थी उसके ऊपर इन्होंने जो है उसका खंडन किया था कि कैलिफ को कैलिफ का काम करना चाहिए और राजा को राजा का काम करना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन राजा के पास है तो वही देखेगा उसे क्या करना चाहिए। तो ये सब चीज़ों में ये बिलीव करते थे जो अलाउद्दीन खिलजी हैं। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ डेक्कन एंड साउथ इंडिया। तो डेक्कन एंड साउथ इंडिया के बारे में जो कॉन्क्वेस्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जब हम बात करेंगे हमारे अलाउद्दीन खिलजी ने जो कॉन्क्वेस्ट किया था इन डेक्कन एंड साउथ इंडिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है वहां पर भी, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ दो रूलर्स और रहते हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद पूरा जो खिलजी डायनेस्टी थी वो एकदम से क्रैश हो गई थी, वो एकदम से डाउनफॉल आ चुका था इसका। अलाउद्दीन खिलजी की डेथ के बाद डाउनफॉल आ जाता है। वो सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे कि भाई डाउनफॉल आने के बाद क्या हुआ था, डाउनफॉल आया कैसे और डाउनफॉल में हुआ क्या था, ये सब चीज़ें हम। और साथ के साथ जो साउथ इंडिया के अंदर इन्होंने एनेक्सेशंस किए, जो भी आक्रमण किए वहां पर अपने कब्जा किया, वो कैसे किया, किसकी जो है किया, तो मलिक कफूर की हेल्प से ही किया था। वो कैसे किया था, वो सब चीजें, क्या वो स्ट्रांग था, क्या वो नहीं था, ये सब चीजें हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ मिडाइवल हिस्ट्री की सीरीज में। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करना। डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट विच यू शो टुवर्ड्स माई चैनल। और आपको प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए मैं बेस्ट विशेस ही दूंगी। तो उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, जब भी आप प्रीलिम्स का एग्जाम दें तो एकदम काम होकर दें। जो है क्वेश्चंस जो हैं वो किसी को भी नहीं पता होते। सबसे बड़ी बात तो यही है, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, किस फॉर्मेट में आएंगे, टफ होंगे, आसान होंगे, यू कांट से एनीथिंग। आप अभी तक कुछ भी नहीं कह सकते। आपको बिलीव करना होगा कि जो है सभी एस्पिरेंट्स जो सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं उसमें से सभी जो है, सबको पैनिक्स होता है, सबको जो है टेंशन हो जाता है। वो पैनिक जो स्टेट है उससे आपको जो है डील अप करना होगा। यू हैव टू स्टे काम एंड ताकि आपका जो क्वेश्चंस हैं, आप क्वेश्चंस को देख करके जो है टेंशन में मत आए। कोई वो सभी जो लोग वहां पर आपको प्रेजेंट होते हैं ना, वो आपको डाउन करने की, आपके मोरल को तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि आप उनके कॉम्पिटिटर रहें। सभी आपको जो है वहां पर जो है जज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डोंट सी एनीथिंग अराउंड योर सेल्फ। जस्ट फोकस अपॉन योर एग्जाम एंड फोकस अपॉन योर टारगेट। आप अपने टारगेट और अपने एग्जाम की ओर फोकस करें और बिना पैनिक किए। किसी को भी क्वेश्चन सभी नहीं आते होते। 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस में से 100 किसी को भी नहीं आते। किसी को भी 100 क्वेश्चंस नहीं आते। सबके 35 क्वेश्चंस ही होते हैं। जो भी सीरियस एस्पिरेंट होगा उसको 35 क्वेश्चंस ही आते होंगे। इससे ज्यादा किसी को भी नहीं आता होगा। बाकी डिपेंड्स अपॉन योर नॉलेज। वो आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो। ये सब चीज़ों के बारे में भी मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बना करके दूंगी कि आपको अपने प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको किस तरह से सॉल्व करने हैं। क्या एक जो है टेक्निक हो सकती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो में दूंगी। आज की वीडियो में हम इसे यहीं पर जो है वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। कीप लर्निंग एंड कीप मोटिवेटेड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रीलिम्स।